बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का कोर्स में फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 हमने स्टार्ट किया हुआ है और पहला चैप्टर इसका डेफिनेशन के मुतालिक था और आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज इसका लास्ट लेक्चर है डेफिनेशन के मुतालिक और बाकी आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करने के लिए मेंबरशिप ले सकते हैं www.harvardacademy.com पे। तो मूव करते हैं अपने आज के लेसन की तरफ, द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। तो इसमें जो पहली डेफिनेशन है सर्विसेज और गुड्स, दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें ड्यूटी चार्ज करना पड़ती है, या चार्ज आप एक इदारे की FBR के हिसाब से बात करें तो चार्ज करते हैं, और एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आपको पे करना पड़ती है। तो सर्विसेज क्यों? क्योंकि गुड्स और सर्विसेज दोनों मिल के ही एक चीज़ फाइनल प्रोडक्ट बनाती हैं जिसको आउटपुट भी कहते हैं। तो सर्विसेज वो जो आप एक नॉर्मली प्रोफेशन के तौर पे, एक ट्रेड के तौर पे डील करते हैं और उन सर्विसेज से फर्दर आगे बेनिफिट उठाया जाता है, या उनकी सेल से अगला बंदा फ़ायदा उठाता है, या फिर उन सर्विसेज को किसी ने बाय किया होता है और उन सर्विसेज के ऊपर वो जब ड्यूटी पे करता है तो डेफिनेटली एक टाइम आता है वो एडजस्टेबल होती हैं, वो क्लेम भी करता है। तो जो वेजेस होती हैं वो एक अमाउंट, वो लिमिट बताती हैं कि किसने कितनी सर्विसेज बाय की हैं, अदरवाइज़ काम की नौइयत से उनको मेजर करना तो मुश्किल होता है। तो एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन पर मंथ कितनी उसने वेजेस, कितनी उसने सैलरीज पे की, तो ये उसका एक मेजरमेंट होता है कि उसने कितनी सर्विसेज बाय की। तो सर्विसेज फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के हिसाब से हम चूँकि बात कर रहे हैं तो इससे मुराद क्या लेते हैं? इट मीन्स द सर्विसेज, फैसिलिटीज़ एंड यूटिलिटीज़ लिवाइबल टू एक्साइज ड्यूटी अंडर द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। तो इसमें क्या है, जितनी यूटिलिटीज़ या सर्विसेज या फैसिलिटीज़, सहूलतें या उससे फ़ायदा जो किसी एक इंसान की एफ़र्ट से आप उठाते हैं तो उसको हम सर्विस कहेंगे और उसके ऊपर ड्यूटी चार्ज होगी। और एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट कैजुअल रीड विद द चैप्टर 98 ऑफ द पाकिस्तान कस्टम टैरिफ, इट आल्सो इंक्लूड द सर्विसेज, फैसिलिटीज़ एंड यूटिलिटीज़ ओरिजिनेटिंग फ्राम पाकिस्तान और इट्स टैरिफ एरिया और टर्मिनेटिंग इन पाकिस्तान और इट्स टैरिफ एरिया। तो बात सिंपल सी है, जिस पे एक्साइज ड्यूटी पे करनी है, और ये लिस्ट दी गई है फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के स्केड्यूल 1 में कि कौन सी सर्विसेज के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी पे करना होगी। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है सप्लाई। सप्लाई से मुराद, हम एक बात आपने याद रखनी है कि जिस चीज़ की भी बात करें आपने फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के हिसाब से बात करनी है कि वो चीज़ जिसको हम बिज़नेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हमने उसको एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया और प्रोसेस के बाद आउटपुट उसका हासिल किया, और उस फिनिश प्रोडक्ट या जो आउटपुट है उसको हमने फर्दर सेल किया, आगे किसी को फ़रोख्त किया, तो डेफिनेटली हम एक चीज़ पे डबल टैक्सेशन नहीं पे करते और गवर्नमेंट इसकी अलाउ करती है, छूट देती है। तो हम सप्लाई से मुराद वो लेंगे जो इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है, या रीप्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग के जो एक फिनोमेना से गुजरते हुए उसको हम लेके आते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी मेंशन नहीं है तो मिनिस्टर इंचार्ज से अप्रूवल लेने के बाद ऑफिशियल जो गज़ट है उसमें नोटिफाई करने के बाद सप्लाई के तौर पे उसको कंसीडर किया जा सकता है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? सप्लाई, इससे मुराद क्या है? इंक्लूड्स सेल, लीज और अदर डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड शैल इंक्लूड सच ट्रांजैक्शन as the FBR with approval of the minister in charge may notify in the official gazette from time to time। तो सिंपल इसमें बात क्या है, कोई सेल या लीज ऑफ गुड्स, यानी सेल या लीज। सेल क्या होता है? फ़ौरन आपने ये चीज़ दी और पैसा ले लिया, ये सेल हो गई। अब लीज पे क्या है कि जी मैं दे देता हूँ आपको, आप मुझे कुछ उसकी अमाउंट थोड़ी सी देते हैं, लेकिन चीज़ मेरी रहेगी। आपने उसको 10 साल के लिए रख लिया, जो ही आपकी 10 साल पूरे हुए वो चीज़ मैंने वापस ले ली, क्योंकि ये 1 लाख की चीज़ थी और मैंने आपको 10,000 में दी, लेकिन दिया क्यों?
10,000 का कि आप 10 महीने इसको इस्तेमाल करें। तो ये इस तरह की जो एंगेजमेंट होती है चीज़ के लेन देन में, वो होती है लीज़। तो ऐसी कोई चीज़ जिसका लेन देन वो सेल परचेज़ या फिर लीज़ के ज़ुमरे में आता हो, और ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको FBR नोटिफाई कर दे, तो हम उसको सप्लाई कहते हैं। इसके बाद आता है अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको। टोबैको तंबाकू का पौधा आपने कभी देखा है? अगर नहीं देखा तो आपने अभी गूगल पे सर्च करना है कि टोबैको प्लांट, तो उसको देखें और प्रोसेसिंग देखें। टोबैको के प्लांट लंबे से होते हैं, इतनी हाइट नहीं होती, एक बंदे के बराबर तकरीबन हाइट होती है, मतलब 6 फुट 7 फुट तक मैक्सिमम ये जाती है इसकी हाइट। और फिर आहिस्ता जब ये फसल तैयार हो जाती है तो उसके बाद इसके पत्ते मुरझा जाते हैं और खुश्क हो जाते हैं। फिर इसको काट के इसकी जो है फर्दर प्रोडक्ट बनती है, और क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सी क्वालिटी का तंबाकू था, उसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको क्या है कि एक पौधा काश्त किया और उसकी कटाई करके आपने रख लिया, ये अनमैन्युफैक्चर्ड है, अनप्रोसेस्ड है। लेटर ऑन आप उनसे मुख्तलिफ सिगार, सिगरेट, व्हाट्सएवर जितनी चीज़ें बनाते हैं। अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको मीन्स टोबैको यूजेबल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सिगरेट्स एज मैन्युफैक्चर्ड बाई ग्रीन लीफ थ्रेशिंग यूनिट्स आफ्टर प्रोसेसिंग एंड कन्वर्जन ऑफ टोबैको ग्रीन लीफ, यानी कि इसके जो सब्ज़ पत्ते होते हैं उनको फर्दर प्रोसेस के बाद फर्दर इनकी प्रोडक्ट बनती हैं। तो वो जो पौधा होता है उसको हम अनप्रोसेस्ड या अनमैन्युफैक्चर्ड कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर से मुराद क्या होता है? जो सीटी बजाता है। तो सीटी बजाने का क्या मतलब होता है कि कोई ना कोई मसला खुर्द बुर्द है। आप नॉर्मली क्या देखते हैं कि रात को पहरेदार होता है और वो चल फिर रहा होता है। जब उसने 2-3 पहरेदार अगर मुख्तलिफ जगह पे हों, या फिर उसने अपने इलाके में जिसमें भी जगह पे अगर उस पर किसी पे उसको शक पड़े, तो वो विसल ब्लो करता है तेज़ी से और ज़्यादा स्पीड के साथ। उससे क्या मुराद होता है कि यहाँ पे मसला गड़बड़ है। तो यही एक कंसेप्ट अगर आप इसको बिज़नेस के वर्ल्ड में लेके आएँ, तो गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ में या फिर प्राइवेट कहीं पे भी आप देखते हैं कि जहाँ पे कोई खुर्द बुर्द का सामान हो रहा है, या फिर इसके अलावा कोई फेडरल एक्साइज ड्यूटी की बात करें, तो जो सेलर है या मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है, जितनी वो एक्टिविटी कर रहा है इतनी वो रिपोर्ट नहीं कर रहा, या फिर वो सर्विसेज में एंगेज है, गुड्स बनाने में इन्वॉल्व है, लेकिन वो रिटर्न टोटली फाइल ही नहीं कर रहा, इट्स मीन कि वो टैक्स को इवेड कर रहा है। तो इस तरह की कोई एक्टिविटी अगर कोई एक इंडिविजुअल देख ले और उसकी इंफॉर्मेशन किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को या FBR के फोरम पे रिपोर्ट कर दे, तो ऐसे बंदे को विसल ब्लोअर कहेंगे। तो विसल ब्लोअर यानी कि वो डिटेक्ट करने में हेल्प करता है टैक्स इवेडर को, टैक्स फ्रॉड करने वाले को। तो उससे फिर जितनी रिकवरी होती है उस इंडिविजुअल को उसमें से कुछ ना कुछ दिया जाता है। और अब तो गवर्नमेंट ने एक इसके ऊपर एक लॉ भी लेके आए हैं विसल ब्लोअर पे। तो विसल ब्लोअर से मुराद क्या है? मीन्स अ पर्सन हु रिपोर्ट्स, जो बताता है कैसी चीज़ को, कंसीलमेंट और इवेजन ऑफ ड्यूटी, जो कोई ड्यूटी को छुपाए या इवेड करे यानी कि उससे बचे, लीडिंग टू डिटेक्शन और कलेक्शन ऑफ ड्यूटी। और इसके ये जो मखबरी करता है उससे फ़ायदा क्या होता है? फिर वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं और उस जगह से हमें ड्यूटी कलेक्शन में मदद मिलती है, या फिर हम फ्रॉड मालूम कर लेते हैं, यहाँ पे फ्रॉड हुआ था, या करप्शन या मिसकंडक्ट को मालूम कर लेते हैं उस मखबरी की वजह से, टू द competent authority having power to take action against the person or federal excise authority committing fraud, corruption, misconduct or involved in concealment और evasion of duty। तो FBR के किसी अथॉरिटी को ये बता दिया जाता है कि ये फ़लाँ इंडिविजुअल है, इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं कर रहा, कोई ड्यूटी पे नहीं करता। तो उससे फिर फर्दर हमें रिकवरी होती है और अल्टीमेटली ड्यूटीज़ अराइज होती हैं और फ्रॉड को डिटेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद आता है होल सेल डीलर। होल सेल डीलर क्या होता है? जो एक मैन्युफैक्चरर होता है उसका काम होता है सिर्फ बनाते जाना, उसके साथ कितने सारे होल सेलर अटैच होते हैं। होल सेलर क्या होता है? वहाँ से चीज़ उठाता है और रिटेलर को जाके सेल करता है। तो इस तरह का मिडल मैन जो जहाँ से ह्यूज अमाउंट में चीज़ें बन रही हैं वहाँ से बड़ी अमाउंट में चीज़ें उठाता है, बड़ी तादाद में चीज़ें उठाता है और दूसरों को सेल करता है। यानी कि एक ही जगह से उसने 500 आइटम उठाए, अब जाके 5 लोगों को 100 आइटम बेच देता है। तो ये मिडल मैन है और ये वो बंदा है होल सेल डीलर है। तो इट मीन्स अ पर्सन हु बायज और सेल्स एक्साइजेबल गुड्स ऑन होल सेल बेसिस, यानी कि वो होल सेल बेसिस पे डील कर रहा होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ
ट्रेड और मैन्युफैक्चर, यानी कि या तो वो ट्रेड करता है या फिर मैन्युफैक्चर कम होलसेलर भी डील कर सकता है। दिस टर्म इंक्लूड्स अ ब्रोकर, यानी कि जो दरमियान में एक कमीशन के तौर पे या ब्रोकर के तौर पे है, यानी कि एक पार्टी सेल करने वाली है दूसरी बाय करने वाली, उन दोनों को लिंक करता है, ऐसे बंदे को ब्रोकर कहते हैं। या फिर वो कमीशन के तौर पे काम करता है, वो कहता है जी मैन्युफैक्चरर को कि मैं आपकी 100 चीज़ें उठा के एक दिन में बेचता हूँ, आपने पर आइटम मुझे 100 रुपया दे देना है, तो ये कमीशन हो जाएगा। Who, in addition to making contracts for the sale or purchase of excisable goods for others, stocks such goods belonging to others as an agent for the purpose of sale। वो समटाइम ऐसे भी करता है कि मैन्युफैक्चरर से वो चीज़ें उठा के अपने पास स्टॉक कर लेता है और जिसने बाय करनी हो वो उसके पास आता है और सेल कर देता है, तो यानी कि वो स्टॉक का भी काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट आती है डेफिनेशन ज़ीरो रेटेड। ज़ीरो रेटेड और एग्जैम्प्ट, ये दोनों थोड़ी सी कंफ्यूज होती हैं और एक दो लड़कों ने पहले सवाल भी किया था। तो एग्जैम्प्ट और ज़ीरो रेटेड में जो डिफरेंस है कि ज़ीरो रेटेड जो सप्लाईज होती है एक्सपोर्ट ज़्यादातर होती हैं, और जो ज़ीरो रेटेड में होगी उस पर इनपुट टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप फ़र्क किया रजिस्टर्ड नहीं है सेलर के तौर पे और एक्सपोर्ट करते हैं, तो फिर एक्सपोर्ट जब आप करेंगे और एग्जैम्प्ट सप्लाईज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उस पर ज़ीरो रेटेड चूँकि नहीं कर रहे तो आप उस पर इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं कर सकते। वैसे भी जो एग्जैम्प्ट सप्लाईज़ हैं आप उन पे इनपुट टैक्स डिडक्टिबल नहीं है, यानी कि आप उस पर डिडक्शंस क्लेम या रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकते। जबकि जो ज़ीरो रेटेड है उनके ऊपर जितना भी प्रोसेसिंग के लिए रॉ मटेरियल या इनपुट के तौर पे आपने गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स पे किया होगा उसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे एक्सपोर्टर भी हैं जो इनको फ़ायदा नहीं भी, लेकिन वो अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड कर लेते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं और एग्जाम्पशन अवेल नहीं करते और ज़ीरो रेट में आ जाते हैं ताकि इनपुट टैक्स क्लेम कर सकें। वो तब होता है जब आपका इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से बढ़ जाए। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है ज़ीरो रेटेड और एग्जैम्प्ट सप्लाईज में। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाता है और एक्साइज एक्ट 2005 की जो डेफिनेशन का पार्ट है यहाँ पे इख्तिताम हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।